और अभिनंदन है। आज की अचूक मारक सामग्री क्लास में हम लोग 12 और 13 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी पीछे का एक आध छूटा हुआ करंट अफेयर्स है, उससे संबंधित कोई खबर है तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो आयोग के एकदम नए पैटर्न के अनुरूप हम चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो या फिर कोई और स्टेट पीसीएस, सभी में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। वीडियो को अंत तक देखना, नए हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर देना। और हाँ, पीडीएफ जो है आपको इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको सर्च कर लेना और धीरे से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मिलती रहेगी। ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। पहला सवाल, कहाँ आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली में। अध्यक्षता किसने की? तो अमित शाह ने की। एएस का मतलब अमित शाह। और अमित शाह किस मंत्रालय के मंत्री हैं? आप सबको पता है, ये गृह मंत्री हैं। इसके साथ ही सहकारिता मंत्री भी हैं, 2 मंत्रालय संभाल रहे हैं। आयोजक इसका कौन है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। उद्देश्य क्या है? ड्रग्स की तस्करी को समाप्त करना और उसके जो प्रभाव हैं लोगों पर, उनको कम करना। इसके साथ ही ड्रग विनष्टीकरण पखवाड़ा, उसकी शुरुआत की गई। कब से कब तक? 11 से 25 जनवरी के बीच तक। काम क्या है इसका? ड्रग विनष्टीकरण। जो भी सरकारी एजेंसियों या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इनके द्वारा जो ड्रग जब्त किया गया है उसको नष्ट किया जाएगा 11 से लेकर 25 जनवरी तक। विकसित भारत युवा नेता संवाद 11 से 12 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ? भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मोदी जी ने इसको संबोधित किया। इससे पहले विकसित भारत और युवा नेता संवाद को खेल और युवा मामलों के जो मंत्री हैं उन्होंने संबोधित किया। अब आपको बताना है कि ये मंत्री, उनका नाम क्या है। तो युवा दिवस वाले दिन मोदी जी ने संबोधित किया, याद रखिएगा। युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, याद रखिएगा, उपलक्ष्य में। और उनकी ये वाली जयंती किस क्रम की थी? तो 162वें क्रम की थी। और इसी दौरान मोदी जी ने कहा कि भारत में 40% आबादी 15 से 29 वर्ष के बीच की है, मतलब युवा है। इसके साथ ही उन्होंने 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने के लक्ष्य को दोहराया, इस बात को दोहराया। इसके साथ ही कहा कि 2030 तक हम 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन करने की क्षमता हासिल कर लेंगे। तो ये जो चीज़ें मोदी जी बोलते हैं तो वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। चेसर और टारगेट 2 उपग्रह हैं, इसरो के हैं। चर्चा में क्यों है? स्पेसएक्स मिशन जो भेजा गया था, उस कार्यक्रम के तहत उन्हें 3 मीटर की दूरी पर लाने में इसरो ने सफलता हासिल कर ली है, याद रखिएगा। चेसर और टारगेट, इनको दूर से पास लेके आया गया है, तो इसरो ने ये सफलता हासिल कर ली है। तो चेसर और टारगेट नाम याद रखिएगा, दोनों उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं। कलाग्राम क्या है? महाकुंभ क्षेत्र में देश की समृद्धि और जीवंत संस्कृति का प्रदर्शन है, मतलब एक तरह से संस्कृति का एक गांव है कलाग्राम। यू का मतलब उद्घाटन इसका किसने किया है? तो पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन किया। तो इसमें भारत की जो विरासत है, जो संस्कृति है, उसका प्रदर्शन किया जा रहा है, याद रखिएगा। मोदवेथ महोत्सव नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जो कि तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये एक एडिशनल फैक्ट है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। 23वां दिव्य कला मेला, क्रम भी याद रखना, 23वां। आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात के बड़ोदरा में। कब से कब तक? 9 से 19 जनवरी तक। कहाँ? अकोटा स्टेडियम में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका आयोजक रहा है। दिव्य शब्द लगा हुआ है, मतलब दिव्यांगों की बात हो रही है, तो इसमें दिव्यांगों का प्रदर्शन होगा। किसका? उनके उत्पादों का, उनके शिल्प कौशल का, इन सब की प्रदर्शनी इस मेले में लगाई जाएगी। इसके साथ ही प्रवासी भारतीय दिवस पर राष्ट्रपति ने 27 लोगों और संगठनों को पुरस्कार दिया, तो ये संख्या याद रखिएगा। मियावाकी वन एक वनों को लगाने की तकनीक है, जापान की है। महाकुंभ क्षेत्र को पिछले 2 सालों से हरा भरा किया गया है इस तकनीकी को अपना के। ये वृक्षों में कंपटीशन की अवधारणा से संबंधित है, मतलब ऐसे वृक्ष लगाए जाते हैं जो उस क्षेत्र में आसानी से उग जाते हैं और पास पास लगाए जाते हैं, तो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के सहारे तेजी से बढ़ते रहते हैं, तो बहुत ही जल्दी क्षेत्र को हरा भरा कर देते हैं। जापान की तकनीक है। खोज इसकी किसने की थी? अकीरा मियावाकी ने। जीनोम इंडिया डेटा सम्मेलन 9 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का अनावरण या फिर उद्घाटन किया किसने? साइंस और टेक्नोलॉजी के जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह।
उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये जीनोम इंडिया परियोजना का हिस्सा है। जीनोम इंडिया परियोजना जो कि 2020 में घोषणा की गई थी। उद्देश्य इसका क्या है? 10,000 स्वस्थ लोगों के जीनोम को डिकोड करना। अब इसको डिकोड कर लिया गया है तो नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। जहां 2020 की परियोजना के तहत ये लक्ष्य 10,000 था, वो अब बढ़ाकर 1 करोड़ हो गया है, कर दिया गया है। इससे फायदे क्या होंगे? संभावित बीमारियों का इलाज संभव हो सकेगा। दुर्लभ और अनुवांशिक जो बीमारियां हैं उनका इलाज भी संभव हो सकेगा। ये काम किस आधार पर करता है? जैसे कोशिका होती है, कोशिका में डीएनए होता है और डीएनए में जीन होते हैं जो सूचनाओं को प्रेषित करने की मूलभूत इकाई होते हैं। तो जीनोम जो है, जीनों का एक सेट होता है। तो इन्हीं का अध्ययन 10,000 लोगों के जीनोम का अध्ययन किया गया। इससे उपयुक्त सभी लाभ होते रहेंगे, याद रखिएगा, जो मैंने अभी बताए हैं। तेलंगाना इंदिरा महिला शक्ति योजना तेलंगाना में चलाई जा रही है। उसके तहत जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से 1,000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापना का लक्ष्य जो है वो तेलंगाना सरकार ने रखा है। यहीं पर पीएम कुसुम योजना को भी देख लेते हैं। 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाते हैं। तो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के जरिए सोलर प्लांट हैं उनकी स्थापना का लक्ष्य किसने रखा है? तेलंगाना ने, याद रखिएगा। ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज क्या है? यूएसए की एक मैगजीन है, पत्रिका है। इसने नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है। नीरज चोपड़ा मतलब एनसी की बात करें तो पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता। अब आपको बताना है कि इस ओलंपिक में गोल्ड किस देश के भाला फेंक खिलाड़ी ने जीता है। तटरेखा की पुनर्गणना हुई है। भारतीय तटरेखा जिसकी पूर्व में लंबाई 1970 का आंकड़ा अभी तक चल रहा था, जिसकी लंबाई 7516 किलोमीटर हुआ करती थी, 2023-24 में फिर से इसका मापन हुआ है। तो ये बढ़कर कितनी हो गई? 11,098 किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा, आंकड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 53 वर्षों में 48% की वृद्धि हुई है। उसके कई कारण हैं, लेकिन एक मुख्य कारण है मापने की नई पद्धति। पहले सीधे सीधे नाप लिया जाता था, अब अगर कोई छोटा सा घुमाव है या खाड़ी है या कोई द्वीप है तो उसके चारों ओर घूम के नापा जा रहा है। तो इससे क्या हुआ? लंबाई बढ़ गई। वृद्धि किन राज्यों की तटरेखा में हुई है? तो सर्वाधिक वृद्धि वेस्ट बंगाल की तटरेखा में हुई है, सबसे कम वृद्धि केरला में हुई है, केरला की तटरेखा में, और सबसे लंबी तटरेखा, ये फैक्ट भी चेंज हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात की है। दूसरा स्थान पहले आंध्र प्रदेश का हुआ करता था, लेकिन अब दूसरा स्थान तमिलनाडु ने ले लिया है। आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। फिर है गरुड़ाक्षी, वन्यजीव अपराधियों हेतु ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम है, कर्नाटक ने स्टार्ट किया। जैसे कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति अगर देख ले रहा है कि कोई अमुक व्यक्ति किसी वन्यजीव को सता रहा है या मार रहा है, तो वो तुरंत अपने आप से ऑनलाइन बिना थाने जाए तुरंत शिकायत कर देगा। तो ये गरुड़ाक्षी योजना जो है इसने शुरू की है, कर्नाटक ने। सोनूबाई क्या है? भारतीय नेवी हेतु एक सह उत्पादन समझौता किया है। किसके लिए? इस सोनूबाई के उत्पादन के लिए। किसके साथ किया है? यूएसए के साथ किया है, ये इसमें जोड़ लेना। तो दोनों मिलकर इसका उत्पादन करेंगे, मतलब सह उत्पादन करेंगे। ये हवा से समुद्र में बाहर करता है। सोनार का यूज करके ये पनडुब्बी का पता लगाता है, और ये ध्वनि सेंसर का यूज करता है। जैसे काम तो सोनार का भी होता है, समुद्र में किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिफाई करना, पता लगाना, लेकिन सोनार प्रायः बड़े होते हैं और ये जहाज़ों पर इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। लेकिन सोनोबाई जो है, कहा जाए तो सोनार का एक छोटा रूप है। इसको आकाश से फेंक दिया जाएगा हेलीकॉप्टर से समंदर पर, समंदर की सतह पर, और ये वहीं से माइक्रो, बहुत ही सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल करके पानी के अंदर क्या है इसकी जानकारी जो है सेना को दे देगा। तो सोनोबाय समझ गए होंगे, एक छोटा रूप है एक तरह से किसका? सोनार का। सोनार की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। लिथियम से संबंधित एक फैक्ट है, लिथियम त्रिभुज 3 देशों को मिला के बनता है। बोलीविया, दक्षिण अमेरिकी देश हैं बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। लिथियम भंडार सर्वाधिक बोलीविया में है, दूसरा स्थान अर्जेंटीना का है, तीसरा चिली का है और चौथा यूएसए का। ट्रिक क्या है? बोली टीना चलो अमेरिका ई रिक्शा से। ई रिक्शा में बैटरी होती है और बैटरी में क्या होता है? लिथियम। लिथियम से बैटरियों का निर्माण होता है। तो बोली मतलब बोलीविया, टीना मतलब अर्जेंटीना और चलो मतलब चिली और यूएसए अमेरिका। तालिबान अफगानिस्तान की सरकार है, आप सबको पता है 2021 से यहाँ पर तालिबान की ही सरकार है।
तालिबान को हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, हार्ट ऑफ एशिया। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंडिया से छात्रों, मरीजों और व्यापारियों को इसने वीज़ा प्रदान करने का आग्रह किया है। तो यदि तालिबान के संबंध भारत से बेहतर होते हैं तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को चुभने वाली बात है। लेबनान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, नाम है जोसेफ ऑन। ये सैन्य कमांडर थे। लेबनान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। कैपिटल इसकी बरूत है। बात करें लेबनान की तो ये सीरिया और इजराइल से घिरा हुआ देश है और इसके पश्चिम में मेडिटेरियन सी है। इस तरह से याद रखिएगा। तो इसकी सीमाएं 2 देशों से लगती हैं और मेडिटेरियन सी से लगती है। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल मुंबई में आयोजित हो रहा है। 21वां संस्करण है। 10 से 16 जनवरी के बीच एशियन सिनेमा को मंच प्रदान करता है। मतलब जो एशिया के देश हैं उनकी जो फिल्में हैं उन सब का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि इसका आयोजन मुंबई में हो रहा है। फिर है पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किसने किया है? हेनले पार्टनर्स एक संस्था है ब्रिटेन की और इसमें सिंगापुर पहले स्थान पे है, जापान दूसरे स्थान पे है और इंडिया को 85वां स्थान हासिल हुआ है। और इंडिया का जो पासपोर्ट है उसको लेके कितने देशों में वीज़ा फ्री यात्रा की जा सकती है? तो 97। और सिंगापुर 100 से ज़्यादा देशों में यात्रा करने में सक्षम है यहाँ का पासपोर्ट। तो पासपोर्ट की मजबूती दिखाता है पासपोर्ट इंडेक्स। INS वागसीर की बात करें तो ये स्कॉर्पियन श्रेणी की आखिरी पनडुब्बी है, 6ठे क्रम की। नाम इसका हिंद महासागर HMS का मतलब हिंद महासागर में एक शिकारी सैंड फिश है उसके नाम पर रखा गया है। निर्माण इसका किसने किया? मझगांव डाक लिमिटेड ने। प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका निर्माण किया गया, जिसके तहत फ्रांस और भारत दोनों मिलकर स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कितनी संख्या में? 6 संख्या में बनाने के लिए परस्पर समझौता किए थे। तो अब 6 की 6 बन गई हैं। पहली कौन सी थी? इस तरह से याद रखिएगा, KKBB। पहली कलवरी थी 2017 में, नौसेना में शामिल हुई थी। दूसरी खंडेरी, तीसरी करंज और वी से चौथी बेला, फिर 5वीं बागीर, फिर 6ठी बागसीर। ये स्टील्थ तकनीक से युक्त हैं। स्टील्थ तकनीक क्या होती है? दुश्मन की पकड़ से बाहर, दुश्मन इसको नहीं पहचान सकता। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और इस अवसर पर श्रीलंका ने हिंदी का सर्टिफिकेट शुरू कर दिया अपने यहाँ, पाठ्यक्रम शुरू कर दिया हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। 2006 में पहली बार मनाया गया था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से 2 दिन का करंट अफेयर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।